नमस्कार, एनडीटीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संकेत उपाध्याय। तो आपने जब आप बड़े बड़े होटलों में कभी आपने देखा होगा एक रिवॉल्विंग डोर होता है कि इधर से आप घुसे, वहां से दूसरा दरवाजा खुला, ऐसे गोल गोल घूमता रहता है। तो वो तो हो गया रिवॉल्विंग डोर। लेकिन उत्तराखंड की राजनीति ऐसी है जहां पर रिवॉल्विंग रावत है। तो एक रावत गए, दूसरे आए, और अब कुछ ऐसा संजोग बैठा है कि शायद इन रावत के जाने की भी बात हो रही है और इनके बदले एक और रावत तैयार खड़े हैं। तो रिवॉल्विंग रावत चल रहा है उत्तराखंड में। इस चक्कर में जो अभी रावत हैं वो दिल्ली आ गए हैं और दिल्ली आकर के वो मिले हैं आला नेताओं से, भारतीय जनता पार्टी के। उनकी अमित शाह से भी मुलाकात हुई, जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीरथ सिंह रावत जी की। ये वही हैं जिनको फटी जीन्स से दिक्कत थी, ये वही हैं जिन्होंने कुंभ के संदर्भ में बहुत सारी बातें बोली। तो पिछले 4 महीने में काफी विवाद जो हैं वो चिपके हैं इनसे। बहरहाल अब जो समस्या है वो 2 फ्रंट पर है। एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, कि 6 महीने में इनको विधानसभा में होना है, यानी कि एक उपचुनाव होना है। उपचुनाव होगा, उसके बाद ही ये एक एमएलए बन पाएंगे। एमएलए बनेंगे तो चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। उसकी सीमा खत्म हो रही है 10 सितंबर को, और चुनाव होंगे या नहीं वो कोरोना पे निर्भर करता है। बहरहाल ये तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। दूसरी जो समस्या इनके साथ हो रही है वो है अंतर्कलह, जिस वजह से त्रिवेंद्र रावत को हटा के इनको लाया गया कि अंतर्कलह सुलझा ली जाए। वो नहीं सुलझी, क्योंकि एक धन सिंह रावत, एक सतपाल महाराज, सब तैयार खड़े हैं और ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। ऐसे में सवाल इंडिया का है ये, त्रिवेंद्र गए, तीरथ आए, अब क्या ये भी जाएंगे? दूसरा सवाल, क्या चुनाव से पहले फिर उत्तराखंड को एक नया चीफ मिनिस्टर मिलेगा? कितनी बार बदलेंगे भाई? और तीसरा सवाल, एक तरफ चुनाव आयोग, क्या दूसरी ओर अंदरूनी लड़ाई भी है कारण, जिस वजह से वो 3 दिन से यहां कैंप किए हुए हैं? हम स्वागत करना चाहते हैं हमारे आज के मेहमानों का। सुरेश जोशी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के, गुरदीप सिंह सप्पल प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, विवेक सिंह राजनीतिक विश्लेषक, हेमंत अत्री वरिष्ठ पत्रकार और हसन रिजवी राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। मैं जोशी जी आपसे शुरू करना चाहता हूं और सबसे पहले हक आपको देना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी के बारे में बात हो रहा है। ऐसी नौबत क्यों आई? देखिए, एक तो होता है संवैधानिक मैंडेट कि हाँ 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव होने, और वो जब चुनाव हो जाएंगे उसके बाद वो उस पद पर बने रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो ये आरोप लग रहे हैं कि अंतर्कलह ही नहीं सुलझ रही है बीजेपी की, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए संकेत जी, पहली बात तो मैं आपके संज्ञान में ये लाऊं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में न पहले कोई अंतर्कलह था, न आज कोई अंतर्कलह है, न आगे कोई अंतर्कलह होने वाला है। क्योंकि हम लोग एक आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टी, एक कैडर बेस्ड पार्टी हैं, और साथ ही साथ सब लोग सामूहिक जिम्मेदारी, सामूहिक नेतृत्व से चलने वाले लोग हैं। इसलिए ना अंतर्कलह है, न कोई इस तरह की कहीं दूर दूर तक कोई दिक्कत है जो आप अपने रिपोर्ट्स में दिखा रहे थे कि एक रावत आया, दूसरा रावत गया। ऐसा कहीं दूर दूर तक कुछ नहीं है। अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री उससे पहले निशंक जी भी रहे हैं, खंडूरी जी भी रहे हैं, भगत सिंह कुशवाहा भी रहे हैं, काफी लोग, नित्यानंद स्वामी भी रहे हैं। तो इसमें ये रावत वाला वो विषय भी नहीं है। लेकिन मूल जो आज जिस बात पे आप और हम चर्चा कर रहे हैं, निश्चित तौर पर देखिए कि 10 सितंबर तक माननीय मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी को जो संवैधानिक और जो डेमोक्रेसी में एक सिस्टम है उसके तहत उनको 10 मई तक विधानमंडल अपना जो उत्तराखंड का है उसका सदस्य बनना है, क्योंकि हमारे यहाँ विधान परिषद है नहीं। तो सॉरी 10 सितंबर तक। तो लेकिन यहाँ पर उनको चुनाव लड़के ही विधानसभा के अंदर जाना होगा। तो आज आप और मैं जब बात कर रहे हैं तो आज 1 जुलाई है, इसलिए अभी की 10 सितंबर बहुत दूर है। अच्छा जोशी जी, मैं एक सवाल आपसे और पूछ दूं। मुझे बताइए कि अगर ये इतनी सी ही बात है तो इसमें 3 दिन तक मुलाकात, दिल्ली में उनका रहना, देर रात मीटिंग होना, फिर आज मीटिंग होना और नेताओं का चला आना, आप मुझे बताइए कि अगर ये इतनी जरा सी बात है, और जाहिर सी बात है ये फैसला आप थोड़ी लेंगे, तो इलेक्शन कमीशन लेगी, चुनाव आयोग के अधीन है ये अधिकार कि वो कब चुनाव कराएं, इसमें इतनी लंबी लंबी मीटिंग का कारण क्या है? नहीं संकेत जी, मैं आपको ये भी बता दूं, ऐसा कोई राजनीतिक संकट भी इसलिए नहीं है क्योंकि प्रदेश के अंदर अभी वर्तमान जो परिस्थितियां उसमें 68 विधायक हैं, 68 एमएलए यहाँ पे हैं, 2 सीटें हमारी रिक्त हैं हल्द्वानी और उत्तरकाशी की। और साथ ही साथ जो आपने कहा कि वो 3 दिन से दिल्ली में हैं,
अभी हम लोगों ने 2022 के रोड मैप और 2022 की प्लानिंग के लिए हमारे प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व ने बैठकर 3 दिन का एक बहुत बड़ा गहरा मंथन चिंतन हम लोगों ने किया था कि राजनीतिक परिस्थितियां प्रदेश के अंदर क्या हैं, 2022 में एक पूर्ण और प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की कैसे सरकार बनेगी। ये तमाम ऐसे विषय हैं जिन विषयों को लेकर के निश्चित तौर पर देखिए मुख्यमंत्री जी अपनी सरकार के अपने विषयों को लेकर के राष्ट्रीय नेतृत्व से मिल रहे होंगे, बातचीत कर रहे होंगे। उसमें 1 दिन 2 दिन 3 दिन का समय लगता है क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल, पूरे उनके विधायक, पूरी सरकार तो काम कर ही रही है और वो दिल्ली से भी जो है कि अपने जो डायरेक्शंस अधिकारियों को देने, जो निर्देश देने, वो सब कर रहे हैं। इसलिए ये ऐसा विषय नहीं है जिस विषय पर आप और हम चर्चा कर रहे हैं। तीसरा, आपने जो इलेक्शन कमीशन का विषय कहा, निश्चित तौर पर देखिए अभी जो हमारी संवैधानिक सिस्टम है उसमें एक विषय ये भी है कि चुनाव आयोग किसी राज्य के आम चुनाव से 1 वर्ष पूर्व कोई रिक्त पद होते हैं तो उसमें चुनाव कराना या न कराना वो चुनाव आयोग का दायित्व है। अब वो चुनाव यहाँ पर को कराने के लिए राजी होंगे या नहीं होंगे तो अलग विषय है। उस विषय को लेकर के चुनाव आयोग से भारतीय जनता पार्टी का, चलिए आपने अपने पक्ष की बात रख दी, इसीलिए पहला हक मैं आपको देना चाहता था क्योंकि आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ मसला है। गुरदीप सिंह सप्पल साहब, आप मुझे बताइए कि आपका विश्लेषण क्या है, क्योंकि उत्तराखंड का एक इतिहास रहा है कि जब जब ये मिड कोर्स करेक्शन करने की कोशिश की है जिस राजनीतिक दल ने, फिर उन्होंने चुनाव में मुंह की खाई है। देखिए, जोशी जी ने बड़ी अच्छी तरह से बोला कि वो आए हुए हैं दिल्ली में और 3 दिन से मिल रहे हैं, लेकिन मैं जोशी जी को बताऊं कि 3 दिन से मुख्यमंत्री को ना तो कोई पत्रकार मिल पा रहा है, ना कोई बीजेपी का राजनीतिक कार्यकर्ता मिल पा रहा है, ना कोई और। तो ऐसे लग रहा है जैसे किसी आईसीयू में वेंटिलेटर पे बैठे हैं, इंतजार में है कि कब वेंटिलेटर की तार खींच ली जाएगी या उनको और कुछ जीने का मौका दिया जाएगा। ये बात तो स्पष्ट है, 3 दिन से मुख्यमंत्री देश की राजधानी में हो और किसी से ना मिले तो अपने आप में ये बड़ी अजूबी बात है। दूसरी बात, अब उत्तराखंड में तो अभी इतनी कोई बड़ी समस्या नजर नहीं आ रही है, तो तय बात है कि खुद मुख्यमंत्री समस्या है, वो बीजेपी की समस्या है, इंटरनल समस्या है। जो इलेक्शन कराने की बात है या नहीं कराने की बात है, वो 3 ही संभावनाएं बनती हैं। एक ये कि वो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर इलेक्शन मुख्यमंत्री हार गए तो आने वाले चुनावों में असर होगा। अब इस बात पे 3 दिन से मनन बीजेपी कर रही है। या दूसरी बात ये है कि चुनाव हार या जीते वो मुख्यमंत्री के तौर पे विफल है, एक एम्बैरेसमेंट बन चुके हैं बीजेपी के लिए, और बीजेपी ये देख रही है कि इसको हटाने में या इनको बनाए रखने में नुकसान कम किस में होगा। और तीसरी, अगर इलेक्शन कमीशन की बात है तो भाई बीजेपी 7 साल से राज में है, विपक्षी पार्टी नहीं है। अटॉर्नी जनरल उसके पास थे, उसके पास तमाम सुविधाएं हैं, लॉ मिनिस्टर उनके अपने हैं, उन्होंने होमवर्क भी नहीं किया। क्या वो इतनी गैर जिम्मेदार पार्टी हो गई है कि उन्होंने एक मुख्यमंत्री बदल दिया, कोई छोटा मोटा चुनाव चेंज नहीं किया, एक मुख्यमंत्री बदल दिया और उसके लिए कोई लीगल जो बैकग्राउंड है वो चेक ही नहीं किया। ये तो पूरे बीजेपी की कार्यप्रणाली के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरी है संकेत जी, प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी 57 सीट जीती थी और 57 सीटों में उनको काबिल मुख्यमंत्री ढूंढना मुश्किल पड़ रहा है, क्योंकि जब चुनाव जीतने होते हैं तो काबिलियत क्राइटेरिया नहीं था ना। क्राइटेरिया तो यह था कि किस तरह से आप भावनाएं भड़का के जीत जाइए। गवर्नेंस करना अलग इशू है और गवर्नेंस करने के लिए उनको चेहरा नहीं मिल रहा है और इसी के लिए जद्दोजहद पूरी चल रही है। ठीक है, ठीक है। जोशी जी, आपको राइट टू रिप्लाई दूंगा मैं, ताकि आप इस बात का जवाब दे दें और जो लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए वो अपनी अपनी बात कह दें। हेमंत अत्री जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आपका क्या विश्लेषण है? ये रोचक है। देखिए, अब कल आप बात कर रहे थे पंजाब की, आज हम बात करेंगे उत्तराखंड की। संकेत जी, आपने जो शुरुआत में एनालॉजी शुरुआत में की, मैं उससे पूर्णतः सहमत हूं। और एक टीएसआर गए, दूसरे टीएसआर आए और अब तीसरे आने के लिए तैयार बैठे हैं। उनका नाम है धन सिंह रावत। तैयार डीएसआर और धन सिंह रावत। डीएसआर 2 टीएसआर और 1 डीएसआर। एक डीएसआर, वो डीएसआर अब आने के लिए तैयार है और इसके लिए पूरी भूमिका बन चुकी है और तकनीकी कारणों के आधार पर मुख्यमंत्री को बदले जाना है। 10 सितंबर से पहले उनको बनना था। 2 सीटें अभी भी खाली हैं उत्तराखंड में और 1 सीट पे अभी 17 अप्रैल को सल्ट का चुनाव हुआ था, वो उस सीट पे नहीं लड़े मुख्यमंत्री। अभी जो सीटें हैं गंगोत्री और हल्द्वानी की, मुख्यमंत्री उससे भी नहीं लड़ना चाहते, वो पौड़ी से लड़ना चाहते हैं जहां से वो एमपी है। और वहां का एमएलए चुनाव सीट छोड़ने के लिए भी तैयार है, लेकिन हाईकमान उसको इजाजत नहीं दे रहा है। अच्छा, कारण समझिए, कारण बड़ा स्पष्ट है। ये है कारण, अगर ये कारण। अच्छा, एक सेकंड, इसमें जोशी जी का जवाब लेना पड़ेगा। एक सेकंड अत्री जी, इससे पहले कि आप आगे बात, जोशी जी, ये अत्री जी जो है वरिष्ठ पत्रकार, उनका विश्लेषण ये है और उनकी जानकारी ये है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे मुख्यमंत्री। वो चाह रहे हैं जहां से वो एमपी थे वहीं से वो एमएलए बन जाएं।
और इसके लिए वहां का जो स्थानीय एमएलए है वो तैयार नहीं है, और यही बवाल का कारण है। नहीं संकेत जी, पहली तो मैं अपने कांग्रेस के मित्र जो हमारे हैं, मैं उनकी बात का जवाब दूं कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रवचन इस चैनल पे रखे, एनडीटीवी पे। देखिए, वो हमसे कह रहे हैं कि 3 दिन से मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हैं। सारी कांग्रेस, पूरे 10 तो कुल विधायक हैं और 11 ग्रुप हैं, वो सबके सब दिल्ली में हैं। 10 विधायक, 11 ग्रुप, और रोज जो है कि किस तरह की बयानबाजी और किस तरह का विषय आ रहा है वो सब आपके सामने है। और दूसरा बात यह है कि जो पत्रकार महोदय ने, अत्री जी ने जिस विषय को बोला, हो सकता है कि ये उनकी अपना विश्लेषण हो सकता है। किसी के विश्लेषण को हम न तो उसको अच्छा, ये ना विश्लेषण उसमें वो कह रहे हैं जानकारी है। नहीं, अब उनके पास कौन सी जानकारी है? देखिए, मैं पार्टी का प्रवक्ता हूं, मेरे पास तो कोई जानकारी नहीं है। अगर मेरे पास जानकारी होती तो मैं आपको देता। अब वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपके चैनल में आपने उनको बिठा रखा है, हो सकता है कि उनके डायरेक्ट उनको कोई आकाशवाणी हुई हो, कोई बात उनके सामने आई हो और वो जनता के सामने रख रहे हैं, तो इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि आज 1 जुलाई को आप और हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के अंदर भारतीय। अच्छा चलिए, तो आप मुझे बता दीजिए, तो क्या वो बने रहेंगे? क्या तीरथ जी आपके मुख्यमंत्री बने रहेंगे? तीरथ जी अभी तो मुख्यमंत्री हैं ही ना। नहीं, अभी तो नहीं। एक सेकंड जोशी जी, ये आपने धीरे से एक अभी तो चिपका दिया। ये बताइए कि वो मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आपका जवाब एकदम स्पष्ट होना चाहिए। हाँ, देखिए, अभी आपने मुझे एज ए प्रवक्ता यहां पर बिठा रखा है। कभी आप भविष्य में एज ए ज्योतिष या एज ए ऐसे मुझे बिठाएंगे तो मैं उस जो भविष्यवाणी और जो वो थोड़ा बहुत वो भी मैं जानता हूं, तो उस विषय पे मैं तब चर्चा करूंगा। आमतौर से ये हिचकिचाहट, अभी मैं पार्टी के नहीं, अभी मैं पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बैठा हूं, किसी ज्योतिष के रूप में नहीं बैठा हूं। इसलिए मैं वो आपकी बात बहुत सही है, लेकिन आपके मन में, आपके मस्तिष्क पर रंच मात्र भी संकोच नहीं होगा अगर मैं किसी और राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बात करूं। ठीक है, आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल, कहां है कोई इंस्टेबिलिटी है ही नहीं, वो बने रहेंगे। नहीं, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बहुत सीधा सा उत्तर दे रहा हूं, कोई टेढ़ा उत्तर नहीं दे रहा हूं। हाँ। तीरथ सिंह रावत जी, आप और हम जब चर्चा कर रहे हैं तो उत्तराखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और अब भविष्य में क्या होगा, ये भविष्य की तो किसी की भी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता। मैंने कहा ना, मैं ज्योतिष। तो ये देखिए, ऐसा है, राजनीतिक विश्लेषण में इस बयान के ही अपने बहुत मायने हैं जोशी जी। नहीं, इस बयान के कोई मायने नहीं है। जो राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने कहा, वरिष्ठ पत्रकार महोदय ने, मैं उस बात से इसलिए इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि जो उन्होंने कहा कि टीएसआर डीएसआर, ये ऐसा कोई विषय अभी नहीं है। अभी तक ये कोई विषय नहीं है जब आप और हम चर्चा कर रहे हैं। एक एसएमबी जो है कि सतपाल महाराज, ये एक उड़ती खबरें हैं जो अभी जो है कि चलाई जा रही है। मैंने कहा ये आकाशवाणी हो सकती है आपके लिए। ठीक है। विवेक सिंह और हसन रिजवी ने अभी तक नहीं बोला है। विवेक सिंह जी, मैं आपका विश्लेषण जानना चाहूंगा। आते हैं अत्री जी, अभी आते हैं जी। संकेत भाई बिल्कुल क्लियर है। देखिए, हाल में ही हमको पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। हाल में ही हल्द्वानी में एक चिंतन शिविर हुआ था 3 दिन का, उसमें लोगों ने अपने बात रखी थी। तो देखिए, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं और अपने शीर्ष नेतृत्व से जाकर मिल सकते हैं, और वहां पर उन्होंने बताया होगा कि क्या क्या हो सकता है आगामी। आपको पता है अगले साल चुनाव होने वाले हैं उत्तराखंड में, तो उन चुनाव के लेकर रणनीति क्या होगी इसके बारे में वहां पे वो लोग डिस्कस किए होंगे। तो यहाँ पर ये जो निराधार खबरें लगातार फैल रही है या फैलाई जा रही है, ये ठीक नहीं है। बिल्कुल, राजनीति को हमें अगर कोई भी समझता होगा तो समझेगा कि यहाँ पर केवल मुख्यमंत्री अपनी जो उनकी फीडबैक है, जो कामकाज कोरोना को कैसे कंट्रोल किया है, इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि चिंतन शिविर में क्या हुआ था उसके बारे में, और आगामी विधानसभा का चुनाव कैसे लड़ा जाएगा इसके बारे में रणनीतिक चर्चा की गई होगी। दूसरी बात है कि अभी बात हो रही थी सीट की। देखिए, गंगोत्री सीट, वहां से चुनाव बात है कि चुनाव लड़ने के बाद हार या जीत होने का उसका उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव पर और कहीं न कहीं उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर असर पड़ेगा। इन सब बातों को हमको समझना पड़ेगा। रही बात कांग्रेस के, तो मिल मिला के 10 जो है आपके वहां पे विधायक है और 5 ग्रुप है। आप नेता प्रतिपक्ष नहीं तय कर पा रहे और आप लगातार कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी में क्या हो रहा है। तो आप जरा अपने में झांकिए, अपने गिरेबान में झांकिए। दूसरी बात यह है कि एक बार आप 1 साल में 3 बार मुख्यमंत्री नहीं बदला जाता है। अभी 4 महीने पहले मुख्यमंत्री बदला गया, तो कौन सी ऐसी पार्टी होगी जो कि मुख्यमंत्री बदलने के बारे में सोचेगी, वो भी तब जब मुख्यमंत्री अच्छा परफॉर्म कर रहा हो। मैं बिल्कुल स्पष्ट है, ये बातें निराधार है। मुख्यमंत्री अभी भी तीरथ, तो आप कह रहे हैं वो नहीं बदलेंगे? तीरथ सिंह रावत ही रहेंगे।
नहीं तो ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे, अत्री जी का विश्लेषण कि अब अगर वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते तो इस वजह से दिक्कत हो रही है? विश्लेषण है, मैं इस पे नहीं कहना चाहता हूँ, कोई सब कंफर्ट जोन नहीं है। जो भी उनको जिम्मेदारी दी गई है एक मुख्यमंत्री के रूप में, उनको वो अच्छी तरह से उसका निर्वहन कर रहे हैं। आप देखिए ना, कोरोना पे कंट्रोल हुआ है कि नहीं, आप किसी भी पैमाने पर देखिए तो हाँ, हालांकि नहीं, एक सेकंड, ये कोरोना वाली बात तो आपने गलत पकड़ ली, क्योंकि विवेक सिंह जी ये जब कुंभ हुआ तो बड़े सवाल उठे। एक सेकंड, हसन रिजवी जी, मैं आपको यहां लाना चाहता हूं। आपने सब लोगों का तमाम विश्लेषण सुना, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राजनीतिक तौर पर जो केंद्रीय नेतृत्व है बीजेपी का, वो जल्दी से जल्दी उसका फैसला ना ले पाना या 4 ही महीने में एक ऐसी स्थिति आना कि दोबारा ये सुगबुगाहट है, उसके बारे में क्या कहता है? संकेत भाई, ये पूरे मुद्दे के बेसिकली 3 चैप्टर किए जा सकते हैं। एक चैप्टर जिसकी तरफ आपने शुरुआत में ही इशारा किया कि 6 महीना जो जिसके इलेक्शन कमीशन के बारे में जो आपने बात की, तो संवैधानिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिस दिन तक डेट अनाउंस नहीं होता है उसके एक दिन पहले भी चाहे तो कोई बहुमत दल का नेता अगर चुन लिया जाता है तो वो मुख्यमंत्री बन सकता है। संविधान यहाँ पे जाकर के खामोश है, ये कोई ऐसी क्राइसिस को संविधान देखता नहीं। तो उस हिसाब से तो 40 मुख्यमंत्री भी अगर बदले तो कोई हर्जा नहीं। और जहां तक इलेक्शन कमीशन तक डेट नोटिफाई नहीं करता है, अब वो चुनाव कैसे जीतेगा विद इन 6 मंथ बचता है नहीं बचता है वो बात की बात है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो उत्तराखंड एक छोटे से राज्य में, जिस राज्य को बहुमत के हिसाब से, यानी अगर लोकसभा की सीट के हिसाब से बात कीजिए या एवं विधानसभा की सीट के हिसाब से भी बात कीजिए, तो इतना मानी नहीं रखता है। वो आज नहीं 2000 जब ये स्टेट का क्रिएशन हुआ तब से हमेशा पॉलिटिकल टर्मोइल दिखा है। हाँ। उसने हमेशा राजनीतिक उथल पुथल देखी है और ज्यादा राजनीतिक उथल पुथल भारतीय जनता पार्टी के दौरान देखी गई है। हमें सबसे आश्चर्य इस बात का होता है कि खास तौर पे अभी की जो बीजेपी की लीडरशिप है, जो 2014 में आई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के तहत, जहां हर डिसीजन केंद्रीकृत कर दिया गया है, सेंट्रलाइज कर दिया गया है, उस जगह वैसा नेतृत्व में हम लोग बार बार उत्तराखंड में इस तरीके का क्राइसिस देखते हैं। तो हमें आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी जो वक्त के साथ बहुत बिखरती नजर आ रही है, जो लगता है कि उसकी स्टेट की लीडरशिप फ्रैक्चर्ड हो गई है, टूट गई है, उसमें क्या ये सेंट्रल लीडरशिप का कमांड एंड कंट्रोल वीक हुआ है? नंबर 1। नंबर 2 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या अभी के जो प्रेजेंट क्राइसिस हुए हैं, जिसमें 6 महीने में यूपी में और उत्तराखंड में चुनाव होने वाले हैं, क्या उस क्राइसिस में भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व जो है वो परेशान हो गया है, घबरा गया है और उसको खुद समझ में नहीं आ रहा है, और उसका इशारा मिलते हुए जो राज्य का नेतृत्व है वो मौके का फायदा उठा रहा है? अच्छा, ये नहीं, लेकिन आप ये बताइए कि कम से कम उन्होंने ये इशू सेटल तो कर दिया। अब अंदर हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन बाहर जनता के लिए योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने रहेंगे, ऐसा स्टेटमेंट आ गया है। जो केंद्रीय नेतृत्व है वो पूरी तरीके से उनको बैक कर रहा है। उत्तराखंड की स्थिति मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है आगे उसमें भी कोई फैसला। जिस तरीके से, सप्पल साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं, अब अगर आप विश्लेषण करें केस टू केस में, आप राजस्थान में देख लीजिए वो बवाल चलता ही जा रहा है सालों से। आप पंजाब में देख लीजिए तो वो सेटल ही नहीं हुआ अभी तक बवाल। यहां पर बीजेपी जो है, अंदर में क्या कुछ भी हो रहा हो, लेकिन पब्लिकली आप इस तरीके की बयानबाजी नहीं देखते। संकेत जी, पहले तो बीजेपी के सवालों पे आप नजर मारें, कांग्रेस का जवाब मैं इसके बाद देता हूं। हाँ। जो विद्रोह हो रहा है ना बीजेपी के अंदर, वो ऐसा नहीं कि दिख नहीं रहा है, मीडिया बात नहीं कर रहा है। कर्नाटक में विद्रोह चल रहा है, मध्य प्रदेश में जबरदस्त लड़ाई चल रही है, गुजरात में लड़ाई चल रही है, राजस्थान में लड़ाई चल रही है। ये बात हो रही है, हर स्टेट के अंदर बीजेपी के अंदर जबरदस्त इस समय संघर्ष चल रहा है। और क्यों चल रहा है? क्योंकि लगातार कुछ समय से मोदी जी का जो तिलिस्म था, जो जादू था, वो टूटा है। इकोनॉमी पे भी टूटा है और जिस समय कोविड की हैंडलिंग हुई है उस पर भी टूटा है। और वो सारे लोग जो मोदी जी के जब वो चढ़ाव पर था, उस समय उन्होंने अपनी एस्पिरेशंस अपनी रोक ली थी, अब उनको मौका मिल रहा है, वो सामने आके खुल के बात कर रहे हैं।
फिलहाल मीडिया पे कंट्रोल है उनका, तो मीडिया इतनी खुल के बात नहीं करता है। लेकिन जितनी जबरदस्त लड़ाई बीजेपी के अंदर, हर स्टेट के अंदर इस समय चल कौन रही सी है, मीडिया, पहले आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ तो बात हो रही है, नहीं, यहाँ मैं पंजाब और NDTV राजस्थान के अलग-अलग बारे नहीं में कर रहा भी हूं, डिबेट मैं होती बहुमत है की बात कर रहा हूं। और यहाँ पर यूपी और उत्तराखंड पर भी डिबेट होती है। नहीं, मैं एनडीटीवी की और उसकी अलग अलग करके बात नहीं कर रहा हूँ। जो बहुमत है आज टीवी मीडियम का, अखबारों का, वो स्पष्ट है। उसमें कुछ ना आपको सफाई देनी है, ना मुझे कोई कमेंट्री करनी है, वो जनता देखती है, उनको मालूम है। तो बीजेपी के अंदर जो सत्ता संघर्ष शुरू हुआ है, वो मोदी जी की सत्ता के कमजोर होने के कारण शुरू हुआ है। और ये सबको पता है कि अगले 3 साल में इकोनॉमी संभलती नहीं है। सबको पता है कि आज भी कोरोना के लिए कोई रोड मैप नहीं है। तो ये कमजोर मौका देखकर बीजेपी के अपने लोग बीजेपी पे हमला कर रहे हैं। जोशी जी मनी मन मुस्कुरा रहे हैं, जरा मैं एक बार उनके पास चले जाऊं। उत्तराखंड में और खराब स्थिति है, क्योंकि जब तक कांग्रेस की गवर्नमेंट रही थी तो उनका जो ग्रोथ पाथ था, जब भारत को बोलते थे कि टॉप इकोनॉमी बन गई है, भारत में एस्पिरेशनल इंडिया है, भारत में सब लोग तरक्की देखना चाह रहे हैं, जी तो जी, वो एक 4-5 साल चल गया। एक सेकंड, जोशी जी क्यों मुस्कुरा रहे थे आप? खत्म हो गया। ये आपने सुना कांग्रेस का विश्लेषण, रिजवी साहब उनका विश्लेषण, कि ये इनका ये मानना है कि ये पूरी तरीके से एक चीज साबित करता है, ये अंतरकलह जो कर्नाटक में हो रही है, यूपी में हो रही है। कहाँ चले गए जोशी जी? अभी लौट आएंगे। हाँ, रिजवी साहब सवाल है कि भाई कांग्रेस में जो चीजें मंजरेआम पे आ जाती हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाती हैं, मुझे लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, जिस तरह से कांग्रेस के नेता ट्वीट करते हैं, आज जैसे उन्होंने वैक्सीन में ट्वीट किया, उससे पहले कोरोना में वो ट्वीट कर रहे थे, सेम उसी तरह की जो है परिस्थिति और स्थिति को ये चैनल के सामने देश और दुनिया में रखना चाहते हैं। अब ये कह रहे हैं मोदी जी कमजोर हो गए। भाई मोदी जी कमजोर हो गए या मजबूत हो गए तो वो व्यक्ति कह सकता है कि जिसके पास कुछ हो। बंगाल में आप चुनाव लड़ते हैं, एक सीट आपकी आती नहीं है। आसाम में आप चुनाव लड़ते हैं, जहां पर स्थितियां होती हैं उससे भी बहुत बुरी हार आप वहां पर ले लेते हैं। पंचायतों के चुनाव होते हैं, आप कहीं दिखते ही नहीं है। बाई इलेक्शन होते हैं, कहीं पर को आप दिखते नहीं है। अब आप जब जनता भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दे रही है, उसकी सरकारों को रिपीट कर रही है, उसके नेतृत्व पर विश्वास कर रही है, तो आप उसके बाद भी, मुझे ये नहीं लगता कि भाई ये जोशी जी, मैं अगर आपसे 2 सवाल पूछ लूं, सिर्फ 2 सवाल, एक सेकंड यात्री जी आता हूं, 2 सवाल। एक का तो जवाब आपने दे दिया कि मुख्यमंत्री बने रहेंगे या नहीं, आपने कहा अभी बने हुए हैं, ठीक है, उससे जो राजनीतिक विश्लेषण निकलेगा वो निकले। दूसरा सवाल ये है कि आप किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे? चुनाव में एक चेहरा होता है ना, जिसके जैसे यूपी में साफ साफ बीजेपी ने कहा है कि योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ा जाएगा। उत्तराखंड में क्या होगा? देखिए संकेत जी, आप 2-3-4 दिन और इंतजार करिए। अगर आपके चैनल में समय हो तो मुझे बुलाइए। हाँ। मैं उस दिन आपको बताऊंगा कि बीजेपी की 2022 की क्या रणनीति है, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी, कौन सी हमारी प्लानिंग है, कौन सी हमारी आज ही बता दीजिए। नहीं, मैंने इसलिए इस बात को कहा कि हम लोग अभी 3 दिन का चिंतन और मंथन करके लौटे हैं। उन सारी बातों में हमारे केंद्रीय नेतृत्व को हमने अपनी जो विषय वहां पर आए हैं, उन विषयों को माननीय मुख्यमंत्री जी वहां को समझा रहे हैं, बातचीत हो रही है। उसके बाद 3 क्या विषय है, कुछ अगर आप बताना चाहें? नहीं, देखिए मैं वही कह रहा हूं ना, देखिए कि जो चीज आपको जिस चीज को आप जानना चाहते हैं, उस चीज को हम 3 दिन 4 दिन के अंदर आपको बता सकते हैं। और दूसरी बात, जहां तक देखिए नेतृत्व की आप बात कही, हाँ। हम सभी लोग भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, जो हमारा विचार है, और हम सामूहिकता में एकता वाले लोग हैं। हम हमेशा जो है कि कोई भी चुनाव लड़ते हैं तो मिलकर के चुनाव लड़ते हैं, उसमें सबकी जो है कि ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। चेहरा अगर योगी जी का है, मोदी जी का है, तो लेकिन पूरी टीम एक टीम भावना से काम करती है। ऐसा नहीं होता है कि राहुल जी कुछ कह रहे हैं तो सोनिया जी, प्रियंका जी कुछ कह रही हैं, चिदम्बरम साहब और कपिल सिब्बल सब लोग मिलकर के 23 नहीं। अब कांग्रेस पार्टी पलट के कह देगी ये देखिए ये हमारी विविधता है, हम कितने अलग हैं, कितने अलग अलग विचार जो हैं वो एक साथ लेकर के हम लोग चल रहे हैं। वो दे प्रॉब्लम सारे राजनेताओं की। अत्रेय जी, एक चीज मुझे बड़ी रोचक लगती है, वो बहुत बढ़िया बिशन सिंह बेदी की तरह स्पिन देते हैं, गजब स्पिन हर चीज में। आज संकेत जी, जो आपका विषय था आज, वो बहुत ही अनटच्ड रह गया है, जो मूल विषय था। हाँ। मैं उसको कंप्लीट कर लूं, ये मेरी ड्यूटी बनती है। मुझे 30 सेकंड मिले हैं। बिल्कुल। हकीकत यह है इस उत्तराखंड के पूरे प्रकरण में कि ये बीजेपी की कितनी भारी पावर की स्मगनेस है और कितनी एरोगेंस है। इसमें आप देखिए, अप्रैल में चीफ मिनिस्टर बदला जाता है और 4 महीने के अंदर अंदर स्थिति यह हो गई है कि चुनाव आयोग चुनाव नहीं करा रहा। ऐसा संभव है क्या? 1995 के अंदर पंजाब में एक आदमी को बिना विधायक बने मंत्री बना दिया गया और वो विधायक नहीं बन पाए 6 महीने में,
तो उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद उनको दोबारा शपथ दिला दी गई, तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। वो सुप्रीम कोर्ट ने इसे मिसयूज ऑफ आर्टिकल 164 कहा और वो सेटिसाइड हो गया, उनको इस्तीफा देना पड़ा। जहां तक उत्तराखंड की बात है, ये प्रेजेंट केस में, इसमें क्या है कि अगर आप उड़ीसा का फैसला देखेंगे, वहां के चीफ मिनिस्टर भी ऐसे ही थे, नॉन एमएलए थे। उनको इलेक्शन कमीशन ने चुनाव कराया और वो फिर विधायक के तौर पे बने, कंटिन्यू किया। यहां बीजेपी की समस्या क्या है कि बीजेपी को इतना घमंड हो गया है कि वो किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी चला सकते हैं। उत्तराखंड का मैं आपको उदाहरण बताऊं, नवंबर 2000 में उत्तराखंड बना था, 20.5 साल हुए हैं राज्य को अस्तित्व में आए हुए, आज तक 8वें चीफ मिनिस्टर हैं ये। और आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक एक मुख्यमंत्री कार्यकाल पूरा कर पाया, उसका नाम है नारायण दत्त तिवारी। और बीजेपी ने 7 साल के अंदर 5 मुख्यमंत्री ऑलरेडी बदले हैं अपनी सत्ता में कुल मिला के, और 6ठे मुख्यमंत्री बदलने की तैयारी में है। तो एक पार्टी जो राष्ट्रीय स्तर पर देश का नेतृत्व कर रही है, वो एक ऐसा चेहरा नहीं दे सकती कि जहां पर 6 महीने बाद चुनाव होने हैं वो मुख्यमंत्री बदलने में लगे हुए हैं। इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? हाँ, लेकिन ये जो अभी देखिए राजनीति में लगातार कुछ ना कुछ बदलाव आता रहता है। और अभी मैं 2012 में ये बता दूं कि अब से थोड़ी सी देर में हम एक आपको क्लिप सुनाएंगे। ये है तीरथ सिंह रावत, 3 दिन के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी है। और कुछ मैं आपको इन नटशेल बता दूं, उसके बाद जब वो उनका कमेंट आएगा तो हम टीवी पर दर्शकों को दिखा भी देंगे। आप सब लोग सुनना चाहेंगे इससे क्या नतीजा निकाला जाए। मुझे तो ये पढ़ के ऐसे लगता है कि शायद कोई सुलह हो गई है, शायद कोई समझौता या फॉर्मूला निकाल लिया गया है। तो उनका जो बयान है तीरथ सिंह रावत का, वो कहते हैं पार्टी लीडरशिप के साथ आगामी चुनाव पर बात हुई, केंद्र सरकार की योजनाएं और योजनाओं पर बात हुई, हम उन्हें जनता तक कैसे लेके जाएं, कांवड़ यात्रा को स्थगित किया है, आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई, उत्तराखंड के लिए नई योजनाओं पर भी पार्टी लीडरशिप से बात हुई। उपचुनाव का विषय चुनाव आयोग का है, चुनाव आयोग जब भी निर्णय लेगा उपचुनाव होंगे, यह चुनाव आयोग पर निर्भर करता है। जो भी केंद्र रणनीति तय करेगा हम उसके तहत काम करेंगे, हम सरकारी योजनाओं को धरातल तक उतारेंगे। अत्रे जी, ये बयान सुन के जो अभी थोड़ी देर में हम ये इंटरव्यू चलाने वाले हैं, इससे एक चीज साफ हो जाती है कि शायद कोई सुलह हुई है, शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला निकाला गया। संकेत जी, बीजेपी के अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला, इसकी कोई गुंजाइश है नहीं। हकीकत यह है, जब मैं आपके शो में आया उससे 10 मिनट पहले मैंने बीजेपी के एक बहुत बड़े लीडर से बात की दिल्ली में। उन्होंने कहा कि हमें तकनीकी कारणों से, कोट अनकोट में कह रहा हूं, तकनीकी कारणों से मुख्यमंत्री बदलना पड़ेगा। 10 सितंबर तक चुनाव होने की स्थिति नहीं है। अगर बीजेपी चाहे तो क्या चुनाव नहीं होगा? अभी वेस्ट बंगाल में चुनाव नहीं हुआ क्या? 5 स्टेट्स में चुनाव नहीं हुए क्या? समस्या वो है ही नहीं संकेत जी। और यही स्थिति 2012 में हुई थी, अगर आपको याद हो। तब निशंक को हटा करके ऐसी ही सूरत में बीएस खंडूरी को बनाया गया था, बिल्कुल लास्ट स्टेज पे, और उसका भी परिणाम ये हुआ था कि बीजेपी की फजीहत हुई थी। और यहां तो 1 साल के अंदर अगर आप तीसरा चीफ मिनिस्टर लेकर आएंगे, तो पहले 2 टीएसआर और आप 1 डीएसआर, तो स्थिति समझी जा सकती है। यहां कोई बगावत नहीं है, कोई स्थितियां नहीं है। हाईकमान का फीडबैक ये है कि मौजूदा हालात के अंदर उत्तराखंड में उपचुनाव ठीक नहीं। ये जो बयान आया है तीरथ सिंह रावत जी का, 3 दिन की जो उन्होंने खामोशी तोड़ी, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? संकेत भाई, अभी ठीक यही बात मैंने आपके शो से शुरुआत में मैंने कहा थी, वही बात इन्होंने बोला है। देखिए, अभी देखिए, अगर आप 2 महीने पहले देखिए तो एक सेम चीज हुई थी उत्तर प्रदेश में, और बताया जाने लगा था कि उत्तर प्रदेश में स्थिति ठीक नहीं है। विवेक जी, थोड़ा इंतजार कर ले, मैं दर्शकों को और आप सब लोगों को भी जरा सुना दूं कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कहा। उन्होंने बात की हिमांशु शेखर मिश्रा से। राष्ट्रीय अध्यक्ष हेमंत जी से मिलना हुआ और आगामी चुनाव को लेकर के बातचीत हुई है। किस तरह हमको उत्तराखंड के अंदर विकास करना है और केंद्र सरकार के द्वारा जो योजनाएं हैं उनको धरातल। तो जैसे कि आपने सुना, ये बयान था। अब इसकी बड़ी क्लिप जो है वो धीरे धीरे आएगी। ये सब अभी सीधे प्रसारण में सब आ रहा है, लेकिन मैंने जानकारी आपको दे दी। समय मेरे पास खत्म हो गया है, तो जोशी जी, गुरदीप सप्पल साहब, हसन रिजवी जी, विवेक सिंह और हेमंत अत्री जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं कि और 2-3 दिन में, जैसे जोशी जी बता रहे हैं, सब कुछ साफ हो जाएगा।